हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स, जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में है फॉर द बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज मीन बाय बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स और बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिसको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो उसी मेटाबॉलिज्म को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी हमें कंज्यूम करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से हम कोई भी एनर्जी एक्वायर करते हैं, तो उसी एनर्जी की चेंजेस के लिए हम बायो एनर्जेटिक्स का स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बायो एनर्जेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड नॉट द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये बायो एनर्जेटिक्स है, एक्चुअली ये सिर्फ इनिशियल स्टेट को ही कंसीडर करती है एंड फाइनल स्टेट को कंसीडर करती है। जो भी मैकेनिज्म है या फिर जो पाथवे है जो कि केमिकल रिएक्शन यूज करता है टू कंप्लीट इट्स रिएक्शन, तो वो एक्चुअली बायो एनर्जेटिक्स कंसीडर नहीं करती। वो सिर्फ इनिशियल स्टेट फंक्शंस एंड फाइनल स्टेट फंक्शन को ही कंसीडर करती है। तो उसमें एक्चुअली कितनी एनर्जी एक्वायर हो रही है किसी पाथ या फिर बायो एनर्जेटिक्स के स्कोप में द पाथवे मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ उसमें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का जो एनर्जी चेंजेस है वो ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपके 12th में आपको पढ़ाया गया है। हम सिर्फ इसका एक बार रिवीजन कवर करने वाले हैं। तो उसका पहला स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड थ्रू इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है ना ही क्रिएट की जाती है, बस वो एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। मतलब एनर्जी इज कन्वर्टिबल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हेनेवर द एनर्जी इन वन फॉर्म डिसअपियर्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म रीअपियर्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट में एक्चुअली एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब कभी आप फैन का स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म तक। एंड सब मिला के, जैसे कि आपने पहले के 12th में ही पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड यूनिवर्स। तो एक्चुअली सिस्टम प्लस सराउंडिंग में जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व है जो कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है, जो कि एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। उसको हम यूनिटी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका स्टेटमेंट है, it states that the spontaneous flow of heat is always unidirectional from higher temperature to lower temperature। तो बेसिकली जो हीट फ्लो रहता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर तक ट्रैवल करता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम। एक्चुअली मैंने ये एक ऐसा डायग्राम बनाया है, स्कीमेटिक डायग्राम। तो जो फ्लो ऑफ हीट रहता है वो एक्चुअली हायर टेम्परेचर से ट्रैवल करता है लोअर टेम्परेचर तक, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम अटेंड करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखते हो गैस के ऊपर, तो एक्चुअली सबसे पहला जो लोअर एरिया रहता है वो पहले गर्म होता है, उसके बाद हीट ट्रांसफर होते होते जो अपर सरफेस है वो गर्म होता है। वही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है एंडरजेनिक रिएक्शन एंड एक्सर्जेनिक रिएक्शन। तो एंडरजेनिक रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज नोन एज एंडरजेनिक रिएक्शन। और उसका एग्जांपल है N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, जिसकी जो डेल्टा H है इज इक्वल टू
प्लस 180 किलो जूल। तो एक्चुअली एंडरजेनिक रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है, उसी को हम एंडरजेनिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक्सर्जेनिक रिएक्शन एक्चुअली उसका टोटली ऑपोजिट रहेगा। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी को रिलीज किया जाता है, और उसका एग्जांपल है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, जिसका डेल्टा H है -92.3 किलो जूल। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो एंथैल्पी का पहला पॉइंट ये रहेगा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हीट में बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। एंथैल्पी इज मेजर ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। तो जब कभी एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती रहती है या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है, तो हीट एक्चुअली एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है जब कभी एक केमिकल रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना होता है। तो एंथैल्पी वही मेजर करता है इनिशियल स्टेट में कितनी हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है या फिर रिलीज की गई है, और फाइनल स्टेट में कितनी हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है या फिर रिलीज की गई है। वही दो जो स्टेट फंक्शन है उसको ही मेजर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है एंट्रोपी, जिसको हम डेल्टा एस से सिग्निफाई करते हैं या फिर उसको हम सिंबलाइज करते हैं। एंट्रोपी रिप्रेजेंट द चेंज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जब कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होता है एक केमिकल रिएक्शन में, जब कभी दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उन रिएक्टेंट में एक रैंडमनेस एक्वायर होती है या फिर रैंडमनेस परफॉर्म होती है। उसी रैंडमनेस को मेजर करने के लिए एंट्रोपी ये एक जनरल टर्म है या फिर डेफिनेटिव टर्म है। अगर उसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो वो रहेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 - S1, जिसमें S2 है द एंट्रोपी एट फाइनल स्टेट। जो भी डिसऑर्डरनेस है फाइनल स्टेट में वो होता है S2, और जो भी रैंडमनेस है या फिर एंट्रोपी है एट द इनिशियल स्टेट उसको हम S1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है फ्री एनर्जी या फिर जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसका पॉइंट है J.W. Gibbs introduced the new thermodynamic function called Gibbs free energy to explain the spontaneity of the reaction। तो जैसे कि हमने इसके पहले के पॉइंट में डिस्कस किया था एंट्रोपी के बारे में, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी या फिर उसे शॉर्ट फॉर्म में हमें फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी का इंटर रिलेशनशिप देखेंगे तो वो रहेगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो एक्चुअली ये डेल्टा G मतलब होता है चेंज इन द गिब्स एनर्जी फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो उसमें डेल्टा H रहेगा चेंज इन एंथैल्पी, उसके बाद डेल्टा S रहेगा चेंज इन एंट्रोपी, एंड T रहेगा जो कि एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा इस केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसका पहला पॉइंट है द रेडॉक्स पोटेंशियल इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए रेडॉक्स पेयर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड सेकेंड स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगर इसी केमिकल रिएक्शन में जिसमें लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर है, उसी पैरामीटर को हम रेडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है द स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल इज क्वांटिटेटिव एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट pH 7। अगर कोई रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है pH 7 के ऊपर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द मोर नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल रिप्रेजेंट द ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ रिडक्टेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल है किसी स्पीशीज का या फिर किसी रिएक्टेंट का, जितनी ज्यादा उसकी नेगेटिविटी रहेगी उतनी ही टेंडेंसी रहेगी वो
वो रिएक्टेंट या फिर वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और उसका ही उल्टा the more positive redox potential represent the greater tendency of reductant to gain the electron। अगर किसी केमिकल स्पीशीज का या फिर किसी रिएक्टेंट का रेडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा या फिर जितना पॉजिटिव रहेगा उतनी ही उसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर गेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा the flow of electron is always from negative redox potential to positive redox potential। तो जो ऊपर के जो 2 पॉइंट है उसके ही आपको एक लॉजिक लगा सकते हो। अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल से लेके पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल तक ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हाई एनर्जी कंपाउंड, जिसका पहला पॉइंट है द टर्म हाई एनर्जी कंपाउंड इज यूजुअली अप्लाइड टू द सब्सटेंस which possesses the sufficient free energy to liberate at least 7 calories per mole at pH 7। तो एक्चुअली हाई एनर्जी कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जो कि एक्चुअली 7 कैलोरीज पर मोल लिबरेट करते हैं एज अ फ्री एनर्जी एट pH 7। ATP is most popularly energy currency of cell which liberates at least 7 calories per mole energy at pH 7। The high energy compound when hydrolyzed liberates more energy than the ATP। तो एक्चुअली जो ATP है वो 7 कैलोरीज पर मोल सफिशिएंट फ्री एनर्जी को रिलीज करता है एट pH 7। अगर उसके आगे अगर कोई कंपाउंड है जो कि इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो उन कंपाउंड को हम हाई एनर्जी कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 14.8 कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं एज अ फ्री एनर्जी pH 7 के ऊपर। सेकेंड कंपाउंड है कार्बोमिल फॉस्फेट जो कि 12.3 कैलोरीज पर मोल लिबरेट कर रहे हैं एज ए फ्री एनर्जी। एंड थर्ड है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 12 कैलोरीज पर मोल लिबरेट कर रहे हैं एट pH 7। उसके बाद उसी का सब पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जो कि फ्री एनर्जी लिबरेट करते हैं एट pH 7। तो पहला है पायरोफॉस्फेट जिसके एग्जांपल है ATP एंड पायरोफॉस्फेट। उसके बाद सेकेंड हाई एनर्जी कंपाउंड है एसिल फॉस्फेट जिसके एग्जांपल है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, एसिटिल फॉस्फेट एंड कार्बोमिल फॉस्फेट। थर्ड कंपाउंड है इनोल फॉस्फेट जिसके एग्जांपल है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। उसके बाद थायोइस्टर्स जिसके एग्जांपल है एसिटिल कोएंजाइम ए एंड एसिल कोएंजाइम ए। उसके बाद जो नेक्स्ट हाई एनर्जी कंपाउंड है फॉस्फोजीन जिसके एग्जांपल है फॉस्फोक्रिएटिनाइन एंड फॉस्फोआर्गनाइन। उसके बाद अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट रहेगा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ ATP एंड साइक्लिक AMP जिसका पहला पॉइंट है ATP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कंपाउंड फाउंड विद इन ऑल लिविंग सेल। तो ये एक्चुअली एक जीके का क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रहती है जो कि हाइड्रोलाइजेशन होने के बाद लिबरेट करता है 7 कैलोरीज पर मोल। उसके बाद इट सप्लाइज एनर्जी नीडेड फॉर ऑल सेल मेटाबॉलिज्म। तो जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होते हैं उसी मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए ATP एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट एड्स एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इट सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट पॉइंट ATP captures energy obtained from breakdown of food molecules and releases it as fuel for cellular processes। अगर कभी हम ज्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं या फिर हाई फैट
फूड कंज्यूम करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है या फिर सिंथेसाइज होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, तो एटीपी उसको एंट्रैप करता है और जब कभी हमें एटीपी की इमरजेंसी नीड होती है तो एटीपी हाइड्रोलाइजेशन से उसी एनर्जी को लिबरेट करता है और सेल के मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करता रखता है या फिर कंटिन्यू करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एटीपी रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम एक्सर्जेनिक रिएक्शन एंड ट्रांसफर इट टू द एंडोजेनिक रिएक्शन। उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट है द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी साइकिल it catalyzes the reaction by required energy to produce essential substances। तो जो भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, तो उन सारे बायोमोलिक्यूल को कंपोज करने के लिए या फिर सिंथेसाइज करने के लिए एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट सब पॉइंट है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। तो जैसे कि इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड का पूरा बायोकेमिस्ट्री स्टडी किया था विथ एक्स्ट्रा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेवरल प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन द सेल। तो एक्चुअली साइक्लिक एएमपी जो कि न्यूक्लिक एसिड का ही डेरिवेटिव है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इन विच साइक्लिक एएमपी और 3 to 5 cyclic AMP is produced by esterified second OH group of ribose sugar। एग्जाम्पल है साइक्लिक एएमपी और उसको हम सीएमपी भी बोल सकते हैं या फिर 3,5 साइक्लिक एएमपी। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है बोथ सीएएमपी एंड सीजीएमपी एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर इन ट्रिगरिंग द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। तो इसके पहले के पॉइंट में हमने फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में बहुत ही डिटेल से स्टडी किया था साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी के बारे में, जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है इन हार्मोनल फंक्शन या फिर हार्मोनल ट्रांसमिशन के लिए। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फार्मास्टर क्लासेस। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।